अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो जब बात आती है कि अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उनको जो एक अध्यापक है उनको ये करना चाहिए कि वो बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उनके बारे में जानें और बच्चे में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, बच्चों में क्या क्या कमियां हैं, बच्चों में क्या क्या जो है खूबियां हैं, ये सारी चीजों को उजागर करें, अपने माइंड में रखें और फिर वो शिक्षण पद्धति को अपनाए कि किस तरीके से इस बच्चे को सिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों से बातचीत करना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। अगला है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व की जब बात होती है तो इसमें क्या होता है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग विभिन्नताओं का पालन करता है, स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अगला है उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। तो देखिए उभयलिंगी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मर्दाना और स्त्री गुणों दोनों का ही समायोजन होता है। आपने लिंग पढ़े होंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो स्त्रीलिंग तो क्या करता है कि वो पूरी स्त्री जाति का बोध कराता है और पुल्लिंग क्या होता है, पूरे जो है पुरुष समाज का जो भी होते हैं लिंग का बोध कराता है। लेकिन ये जो दोनों की विशेषता बताता है ये हमारे उभयलिंगी होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे उभयलिंगी व्यक्तित्व की बात की गई है तो ये स्त्री और पुरुष दोनों को जो है मिला के जो गुणों का समायोजन होता है उसी को हम उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। अगला है व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, यानी व्यक्तित्व का जो है स्थायी समायोजन क्या है, तो पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, प्रकृति के साथ है या फिर ये सभी। तो जब हम व्यक्तित्व स्थायी समायोजन की बात करते हैं तो ये प्रकृति के साथ हो जाता है। अगला है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जो है ये जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। तो देखिए मैकडूगल हैं, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था जिनमें से एक जो है मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा है। अब जिज्ञासा में कौन सा संवेग है इससे रिलेटेड पूछा है, तो जिज्ञासा का जो संबंध है ये आश्चर्य से होता है, ठीक है, क्योंकि जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है तो ये जो है आश्चर्य के संवेग को प्रदर्शित करता है। अगला है वैयक्तिक विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व विभिन्नता के मिलान के संबंध में, तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का भी प्रयास करते हैं, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को और उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की भी कोशिश करते हैं। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो है किसमें भिन्न होते हैं पूछा है। तो जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं ये एक दूसरे से विकास की दर, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से जो है विकास की दर में होते हैं। देखिए क्रम तो सबका समान होता है लेकिन जो उनकी दर होती है ये कम ज्यादा होती है, तो ये जो है विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। अगले इसके देख लेते हैं, दो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे सटीक आंसर है वो यही हो जाएगा, कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि या प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सब में भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं, रुचियां पाई जाती हैं, प्रतिभाएं पाई जाती हैं, जिन वजह से जो है उनमें अलग प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगला है हमारा विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत
विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो व्यक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, या फिर व्यक्तिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो विद्यालयों के लिए व्यक्ति विभिन्नताओं को पूरा करना इसीलिए चाहिए कि यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी को सीखने के योग्य क्या है और कौन सी अयोग्य चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वह भंडारण निम्न में से कौन सा है? इदम का है, परम अहम है, इदम एवं अहम है। तो देखिए, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उन्हें हम इदम के अंतर्गत रखते हैं। आपने इनका सिद्धांत पढ़ा होगा, यूपी टेट में भी बहुत पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका टॉपिक। तो ये इदम के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये देखिए कॉमन आ गया है किसमें? तो विकास की दर में ये भिन्न होते हैं। अभी मैंने आपको कराया, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, चरित्र के, सीखने के, या फिर ये सभी। तो एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये रुचियों के भी क्षेत्र हो सकते हैं, चरित्र के भी हो सकते हैं, सीखने के भी हो सकते हैं, यानी कि ये सभी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में स्पर्श द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। तो एक विद्यार्थी के व्यक्तिगत के विभेद के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये लाभकारी होता है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। परंपरागत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको? अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी को मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षार्थियों, यहाँ पे अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे अधिगमकर्ता के लिए पूछा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। जब वयस्क सहयोग सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? सहयोग देना कहते हैं, सहभागी अधिगम कहते हैं, समिष्ट विकास कहते हैं, समीपस्थ विकास कहते हैं, या फिर सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। तो जब हम संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की बात करते हैं तो इसको हम सहयोग देना कहते हैं, जिसको हम पाड़ देना भी कहते हैं, और इसके कई सारे नाम हैं, और स्कैफोल्डिंग, ये सारे नाम भी इसके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? व्यक्तिगत विभिन्नता से, वंशानुक्रम से, बुद्धि के सिद्धांतों से, या फिर पर्यावरण से। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता से व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? तो पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता को स्वीकृत
एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का हम आकलन करेंगे, उसी के अनुरूप उनको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चों का जो अधिगम है ये बहुत ही कार्यशाली हो। ठीक है। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु यानी फोकस होना चाहिए। तो पूछा गया है कि इसमें मूल्यांकन का जो केंद्र बिंदु है यानी फोकस किस पर होना चाहिए? बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, यानी बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, या फिर अध्यापक का कार्य घटाना, या फिर अधिगम को आगे बढ़ाना, या बच्चों का वर्गीकरण करना। तो जब हम मूल्यांकन के केंद्र बिंदु की बात करते हैं तो मूल्यांकन देखिए किस आधार पर होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने किस जो है सांस्कृतिक हो गया, सामाजिक हो गया, इन सारी पृष्ठभूमियों से कितना सीखा है और इन सारी चीजों में उसको कितना नॉलेज है। यानी बच्चे का जो अधिगम है उसको आगे बढ़ाने के लिए ही जो इसका फोकस है वो होना चाहिए मूल्यांकन का, कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चे की जो योग्यता है उसमें कैसे विकास किया जाए। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं मूल्यांकन की, इसका जो है मेन फोकस क्या होता है? ये अधिगम को आगे बढ़ाना ही होता है। अगला है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। बिल्कुल भी नहीं, भय और संचार की तो हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि भय और संचार जो एनसीएफ है इन चीजों को बढ़ावा नहीं देता है। केवल वर्ष के अंत में भी नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों का जो मूल्यांकन है, आकलन है, जो बच्चों का आकलन है, ये प्रतिदिन और हर तरीके से मूल्यांकन उनका होना चाहिए। किस दिशा में बच्चे तैयार कर रहे हैं, किस दिशा में बच्चे सीख रहे हैं, ये होना चाहिए। भय और तनाव भी मैंने आपको बताया, ये भी निगेटिव है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आप आंसर देने से पहले सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए कि बच्चे के दृष्टिकोण से क्या चीजें सही बैठती हैं, और आप एक शिक्षक हैं तो उसके नाते एनसीएफ को और सारी चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए आप जो है उसके आंसर को दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन है? परियोजना विधि, क्षमता समूह, रैंकिंग। जब हम यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहे हैं उसके बारे में पूछा है, तो देखिए रैंकिंग की यहाँ पे तो बात नहीं होगी, बाकी समूह भी कर सकते हैं, परियोजना विधि भी कर सकते हैं, ये एक नहीं होगा। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, बिल्कुल सही। और थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग, नहीं, ये गलत है, ये निगेटिव है। बाकी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग हम नहीं करेंगे, ये इसमें निगेटिव हो गया। जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें तीनों की तीनों जो विधियां हैं ये एक प्रगतिशील कक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। बाकी इसमें देखिए एक एक जो विधि है ये निगेटिव की तरफ ले जा रही है, ये चीजें हम करने से बचेंगे एग्जाम में। अगला है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देंगे, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, इसकी भाषा को समझना मुश्किल, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो जब मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना की हम बात करते हैं तो देखिए इसकी सबसे बड़ी आलोचना तो यही कि मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं, पक्षपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी आलोचना यानी बुराई के बारे में पूछा है, निगेटिव पॉइंट पूछा है, तो इसका निगेटिव पॉइंट यही है कि ये इसकी जो संस्कृति प्रतिनिधित्व है, संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी के प्रति ये पक्षपाती होते हैं। अगला है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन की, सीखने के लिए मूल्यांकन की बात की है और सीखने के मूल्यांकन की बात की है। अब पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या फिर बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की जो सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए।
यहाँ शिक्षक के सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन की बात की गई है, तो ये बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन जो है ये इसी पर आधारित होता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है और इसमें नहीं पर आप ध्यान दीजिएगा। ये नहीं है कि 3 ऑप्शन आपके सही दे रहे हैं और जो है एक पहला ही ऑप्शन आपका सही दे रहा है, आप उसको लगा दीजिए, 3 नेगेटिव दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारे ऑप्शंस को पहले पढ़िए क्या बोल रहा है, नहीं के बारे में पूछा है। तो व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, ये बच्चे को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। नहीं पूछा है यहाँ पे। इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पे जब नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि क्या है कि ये खराब और बुद्धिमान चिन्हित करने के लिए उपयोगी होता है। बिल्कुल व्यापक मूल्यांकन हम इसीलिए जो है नहीं करते हैं। नहीं का ऑप्शन जो है यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए पूछा गया है रिक्त स्थान के प्रति सचेत होना चाहिए। तो अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे हम। तीसरा है, देखिए तुलना भी नहीं करेंगे हम। तीसरा है, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना, बिल्कुल। इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, नहीं। तकनीकी भाषा का हम अगर प्रयोग करने लगेंगे तो बच्चे इस भाषा को समझ नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि हमको जो है इन सारी चीजों से बचना चाहिए। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो किस पर बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति पर, परीक्षण करने की प्रवृत्ति पर, स्मृति पर, अनुशासित स्वभाव पर। तो एक सशक्त विद्यालय की बात करते हैं तो ये अपने शिक्षकों में योग्यताओं में सर्वाधिक किस पर बढ़ावा देता है? तो ये जो है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति पर, यानी कि जो है उनमें प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ाई जाए इस चीज पर वो उसकी अभिवृत्ति पर ध्यान देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबंधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का जो है अनुगमन करके, ठीक है, बिल्कुल भी गलत होगा। सभी के लिए हम समान जो है पाठ्यचर्या का नहीं करेंगे। दूसरा है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन अभी हम और भी पढ़ते हैं, क्या पता वो भी सही हो। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना, नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त नहीं करेंगे। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, बिल्कुल भी नहीं। उनको उन्हीं के साथ बिठाएंगे और उनको, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो धीमी गति से सीख रहा है, यानी पहले हम उसके बारे में पता लगाएंगे कि वो क्यों धीमी गति से सीख रहा है, यानी क्या उस बच्चे को देखने में दिक्कत है या उस बच्चे को सुनने में दिक्कत है या फिर उसमें कोई जो है कोई उसमें जो है जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, इस प्रकार की कोई उसमें जो है अक्षमता है जिस वजह से वो सीख नहीं पा रहा है। ये सारी चीजों का हम उसको ध्यान में रख के उसको हम शिक्षा देंगे, ना कि हम उसको विशेष विद्यालय में भेजने की अनुमति देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पूछा है, किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर और सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण को, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो यहाँ सतत और व्यापक मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो ये सीखने के प्रकार जो है वो अवलोकित करता है, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इसके लिए ये सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है इस चीज पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को जो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह पूछा है कि किस ओर संकेत करता है? तो ये सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना,
आकलन का सीखना या सीखने को आकलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और बच्चे के लिए में का आकलन, को आकलन, इन सब चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब क्रिस्टीना बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर वो जब विद्यार्थियों से भ्रमण पर चर्चा करती है, यानी कि यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तब ये आकलन कर रही है और क्या है, बच्चों को चर्चा कर रही है, बच्चों से चर्चा कर रही है। तो ये सीखने के लिए आकलन को दर्शाता है कि बच्चे ने जो सीखा है उसका आकलन यहाँ पे कर रही है, यानी सीखने के लिए आकलन को ये प्रदर्शित कर, यानी कार्य होने की समाप्ति के बाद जो आकलन किया जाता है, आप ऐसे समझिए अपनी समझ के तौर पे, उसको ही हम सीखने के लिए आकलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल, सत्र परीक्षा, दत्तकार। रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण की हमने बात की है, तो ये सत्य परीक्षा जो है ये उपकरण नहीं है। बाकी प्रश्न, मौखिक प्रश्न भी होते हैं रचनात्मक आकलन के लिए, और प्रश्नोत्तरी और खेल भी होते हैं, दत्तकार भी होते हैं। ये सारे जो है रचनात्मक आकलन के उपकरण हैं। बाकी जो सत्र परीक्षा है ये रचनात्मक मूल्यांकन का एग्जाम्पल नहीं है। अगला है हमारा, मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है ये होना चाहिए। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, बिल्कुल भी नहीं। मूल्यांकन का मेन जो उद्देश्य है ये सिर्फ उसकी उपलब्धि को मापना नहीं होना चाहिए। यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम ये जो है इस तरीके से मूल्यांकन करेंगे तो इसमें बच्चे की सारी जो भी क्षमताएं हैं उनके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करने में, बिल्कुल सही। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालने में, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम उनकी त्रुटियों को जो है समझें, उनका निदान करें, मतलब त्रुटियों को हम उसको समझें यानी कि निदान करें और फिर उसका हम उपचार करिए। देखिए, निदान होता है किसी भी समस्या को खोजना, है ना। उपचार होता है उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो निदान और उपचार एक जैसे वर्ड आपको लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निदान अलग होता है, उपचार अलग होता है। निदान जो है किसी भी चीज के जो है, जैसे आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जब हम टेस्ट कराते हैं तो वो किसी भी बीमारी का जो है निदान, यानी बताते हैं कि ये बीमारी है, लेकिन उसका फिर बाद में डॉक्टर क्या कहे वो उपचार करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है निदान और उपचार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। तो अब बात करते हैं जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत, या फिर जो एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत है, या बहुबुद्धि सिद्धांत है, या सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द है, इस शब्द के अलावा निम्नलिखित, जैसे ये गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना सिद्धांत है, इसके अलावा सभी के द्वारा जो है ये समर्पित किया जा सकता है। अगला है, रिक्त स्थान दिया हुआ है कि अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। यानी इनमें से एक कौन सा ऑप्शन है जो कि सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है? बाकी एक जो है वो नहीं है, उसी को हमें खोजना है। पहला है हमारा, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। अगला है हमारा, अवसर पाने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेना, मतलब शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षा लेना। तो इसमें जो है पूछा है के अलावा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लगातार उनकी परीक्षाएं लेना जो है ये इसके सीखने के आकलन को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान आकलन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सीखने के बाद के आकलन और सीखने के आकलन के बारे में ही बताया था, उसी से रिलेटेड है ये। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो टीचर थी वो बच्चों को भ्रमण पे ले जाती है ना, और फिर उसको वो आकलन करती है। तो मैंने आपको बताया था कि उसको क्या करेंगे, और ये खाना बनाते समय खाने को चखता है, तो ये सीखने के लिए आकलन को
जो है प्रदर्शित करेगा, यानी वो क्या कर रहा है, सीखने के लिए आकलन को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी खाना बनाते समय हम जो है उसका आकलन कर रहे हैं। अगला है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिताओं द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन की यहाँ पे बात की गई है कि ये क्यों किया जा सकता है, तो ये जो है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जाए इसलिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों का संबंध नहीं है, तो स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, या फिर इसमें चौथा दिया है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो यहाँ जब हम बात करते हैं अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है, यानी 3 जो है इनमें से उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्व आकलन के लिए कौशल को प्रतिमान करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है आरटीआई की जब हम बात करते हैं, आरटीई की बात करते हैं, आरटीई एक्ट की जो 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट ले लीजिए आप, सी टेट ले लीजिए, एमपी टेट ले लीजिए, कोई भी टेट आप ले लीजिए। इनफैक्ट ये शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 68,500 में भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड, और 69,000 में भी इसी से रिलेटेड आरटी 2009 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे भर भर के पूछे जाते हैं। 30 घंटे है, 45 घंटे है, 42 घंटे, 50 घंटे है। यहाँ पे प्रति सप्ताह की बात हो रही है, तो यहाँ पे 45 घंटे आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, यानी किस ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर, विद्यालय का संपूर्ण कार्य, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयोग किया जाने वाला पाठ्य सामग्री। तो जब हम पाठ्यचर्या शब्दावली की बात करते हैं तो ये विद्यालय का जो संपूर्ण कार्य है उसी को हम पाठ्यचर्या के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सीखने का मतलब सीखने पूछा है, फिर खाली स्थान है आकलन, सीखने और अनुदेशन के बीच, फिर खाली स्थान के दृष्टिकोण जो दृढ़ीकरण को सीखने को प्रभावित करता है, द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो का अंतर, का भिन्नता, का संबंध, के लिए अंतर। तो देखिए इसको अगर हम समझते हैं तो ये जो सीखने के लिए आकलन है हमारा, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण को दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है पूछा है रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्न में से सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने सीखने के लिए आकलन पढ़ा, सीखने का आकलन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। एक ऑप्शन है जो इसको बढ़ावा नहीं देता है। शिक्षार्थियों को आंतरिक दृष्टि पोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभव हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण देना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये तीनों ऑप्शन जो हैं सीखने के रूप में आकलन को प्रदर्शित करते हैं। अगला है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण व श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। अधिगम में आकलन के लिए हम बात करते हैं तो अधिगम में आकलन जो है ये प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सीखने के लिए आकलन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और हर तरीके से ये घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए बिल्कुल नहीं। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देता है, बिल्कुल भी नहीं।
विशिष्ट होता है और अपने आप में कई आकलन गतिविधियां हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा को ये बढ़ावा देता है, सीखने के लिए जो आकलन होता है, यानी हमारी मोटिवेशन को बढ़ाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो यहाँ जब आकलन की हम बात करते हैं तो आकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी आकलन क्या है, ये शिक्षण विधि में ही हमको यूज करते हुए करना चाहिए कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, बच्चों के माइंड में जो है कितनी चीजें वो अपने माइंड में एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, किस तरीके से वो सीख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय को विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए? बच्चे के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें, निश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास का अवसर मिले। तो जब समान आयु के बच्चों की यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास का जो है अवसर मिल सके। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है यह समझने के लिए किया जाना चाहिए कि अधिगम किस प्रकार से जो है अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है, सुधार भी किया जा सकता है। ये इन सारी चीजों के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? तो अधिगम में जो आकलन है, देखिए बहुत बार पूछा गया, तो ये हमारी प्रेरणा के लिए आवश्यक है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और इसी तरीके के जो क्वेश्चन है घुमा घुमा के पूछता है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और जो है सीखने इसके जो आकलन से संबंधित क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से समझिएगा। और आकलन और सीखना भी पूछता है, सीखने के रूप में भी पूछता है, सीखने का भी पूछता है। ये सारी चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। बावर्ची और ये बावर्ची वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, इसके अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ये खाना बनाते वाला, ये कई बार जो है रिपीट हुआ है और घुमा घुमा के पूछता है, लेकिन आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, उस प्रकार से आप इसका आंसर दीजिएगा।